नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य की अग्रणी एवं सुप्रसिद्ध लेखिका मेहरुन्निसा परवेज़ जी की लिखी हुई कहानी भाग्य। तो शुरू करें कहानी। घर के सामने सड़क पर भीड़ जमा थी। गाड़ियों स्कूटरों का हुजूम था। लोग इधर उधर खड़े बातें कर रहे थे। रात पानी बरसा था, इसी से सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ थी। वो झिझकी खड़ी सोचती रह गई, आखिर इतने लोगों के बीच में कैसे जाए। तभी पीछे से 2-3 महिलाएं और आ गईं। वे भी भीड़ देखकर झिझक रही थी शायद। उन महिलाओं में उसकी परिचित सहेली उषा की अम्मा भी थीं। अम्मा को देख उसे राहत हुई, चलो कोई तो परिचित मिला, वरना अकेले जाते उसे अजीब सा लग रहा था। चल रही हो ना? उन्होंने पूछा। हाँ, पर लगता है भीतर जाना कठिन है, उसने कहा। तभी बंगले के नौकर ने उसे देख लिया और वो लपक कर उनके निकट आ गया था तथा उन लोगों को दूसरे गेट से लिवा ले गया। दूसरे गेट पर हमेशा ताला पड़ा रहता था, पर आज उसे खोल दिया गया था। वह अम्मा जी तथा दूसरी महिलाओं के साथ भीतर चली गई। बड़े से बगीचे को पार कर वे लोग निकले तो सामने ही तारा दिख गई। वो नीचे धरती पर दीवार से टिकी चुप सी उदास उदास बैठी थी। बरामदे में दरी बिछा दी गई थी, जिस पर काफ़ी लोग बैठे थे और सबके बीच में तारा के भारी भरकम देह वाले पति बैठे थे। वो अपने दोस्तों से किसी बात पर मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। सहसा उसे देखकर चुप हो गए। चेहरे पर उदासी सी लाते हुए नमस्ते की। जूतों की भीड़ में अपने कीचड़ सने सैंडल खोलकर वो बरामदे में लगे कमरे में चली गई। दरवाजे से लगकर ही तारा बैठी थी। उसका ध्यान भीतर औरतों में भी था और बाहर मर्दाने में भी, जैसे वो मर्दाने में ना होते हुए भी मर्दाने में शामिल थी। वो तारा की बगल में बैठ गई। कमरे में काफ़ी औरतें बैठी थीं जिन्हें वो जानती नहीं थी। तारा ने फीकी मुस्कान से उसका स्वागत किया। कैसे सब हो गया? मुझे तो केवल 10 मिनट पहले ही पता चला, उसने जैसे अपने देर से आने की सफाई सी दी। ताज्जुब है, सवेरे से हमारे घर इतने लोग आते जाते रहे पर किसी ने भी खबर नहीं दी। अभी 10 मिनट पहले एक सज्जन घर आए तो कहने लगे उन्हें आपके घर जाना है। मैंने कारण पूछा तो बताया। मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। जब सारे शहर को खबर लग जाती है तब कहीं जाकर हमें पता लगता है, और कहने को हम पड़ोस में 2 घर बाद ही रहते हैं। ऐसा ही होता है, अपने लोगों को हर बात की खबर आखिर में ही होती है। तारा ने उसकी बात का समर्थन किया। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, सोचा झूठी खबर हो। मन में आया तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँ, पर ऐसी बातें फ़ोन से पूछना ठीक नहीं होती ना, कहीं झूठी हो तब। फिर ध्यान आया अस्पताल से पूछा जाए। वहाँ पूछा तो बात साफ हुई। हाँ, सब अचानक हो गया, खुद हमें देर से पता चला। हम लोग खाना खा रहे थे, तारा ने बताया। अस्पताल से डॉक्टर ने फ़ोन किया कि माँ साहिबा की हालत बहुत ख़राब है, तुरंत आइए। पर उनकी आवाज़ से मुझे लगा कि माँ साहिबा रही नहीं। हम लोग जल्दी से तैयार होकर अस्पताल गए तो वहाँ भीड़ लगी थी। भीड़ देखकर ही मुझे लगा कि पास गए तो सचमुच वे नहीं बच पाई थीं। तारा बता रही थी और वो चुपचाप सुने जा रही थी। मन दुखी हो रहा था। पिछली मर्तबा जब तारा की सास आई थी तो अच्छी भली चंगी थी, और लौट कर गईं तो वे बीमार पड़ गईं। वापस लेकर आए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना ज़रूरी बता दिया। ऑपरेशन के लिए जैसे ही पेट खोला तो वापस बंद करना पड़ा, क्योंकि कैंसर ने अपनी जड़ें पूरी तरह फैला रखी थीं। ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, जितने दिन जी जाएं उतना ही बहुत समझो। जब माँ जी को होश आया तो उन्हें बताया गया कि ऑपरेशन सफल रहा। वे बेचारी खुश हो गई कि चलो ऑपरेशन सफल रहा। उन्हें अस्पताल में ही रखा गया। पर जब काफ़ी दिन हो गए तब उन्हें शक हुआ। फिर जो आता वो दया के भाव से देखता, इससे भी उन्हें शक हो गया था। सारे लोग अस्पताल जा जा कर देखते रहे, पर वो नहीं जा पाई। घर में इतनी व्यस्तता थी कि बस कोई ना कोई मेहमान बना ही रहता। वो चाह कर भी नहीं जा पाई। आखिर वे बेचारी मर ही गईं। बीमारी में न जाने का अपराध भाव तो था ही, और अब मृत्यु पर भी देर से पहुंचने का दुख था। खुद उसे हैरानी होती है कि कैसे लोगों को बात बात की खबर होती है और उसे किसी बात की खबर नहीं हो पाती। हर बात की खबर देर से मिलती है। वास्तव में मौत भी क्या चीज़ है। देखो, देखते देखते उन्हें ले गई। उसने दुख से तारा के हाथ पर हाथ रखा। चली गई, अच्छा हुआ, उन्हें मुक्ति मिली। तारा ने उसके घुटने पर अपना हाथ रखते हुए कहा। वास्तव में उन्हें बहुत कष्ट था, देखा नहीं जाता था। तुमने तो उन्हें बीमारी की हालत में देखा नहीं ना। इस तरह चीखती थी कि बस। हमेशा उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुलाए रखना पड़ता था।
होश में तो वो रह ही नहीं पाती थी। सारे शरीर पर इंजेक्शन के निशान थे, घाव से हो गए थे। सलाइन अलग चढ़ती रहती थी, ऑक्सीजन अलग लगा रहता था, खाना पीना सब नली से चढ़ाया जाता था। उन्हें देखकर तो बस यही लगता था, भगवान उन्हें जल्दी मुक्ति दे दो। पिताजी का क्या हाल है? बेचारे अकेले रह गए। वे भी अब यही प्रार्थना करने लगे थे कि भगवान इन्हें जल्दी मुक्ति दे, वरना दोनों का जोड़ा 1 मिनट के लिए अलग नहीं होता था। इतनी उम्र में भी दोनों में इतना प्यार था कि हम लोगों ने तो शुरू में भी नहीं किया होगा। कहते हुए तारा ने उसका हाथ दबाया और हंस पड़ी। फिर अचानक सामने बैठी औरतों का ध्यान देखकर सकपका कर गंभीर हो गई। उसका ध्यान भी अब दूसरी औरतों पर गया। अब तक वो तारा से ही बातों में लगी थी। उसने वहाँ बैठी सारी औरतों को ध्यान से देखा, पर सिवाय अम्मा जी के कोई भी चेहरा परिचित नहीं लगा। ये लोग मोहल्ले की ही हैं ना? उसने धीरे से तारा से पूछा। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट की हैं, आप इन्हें नहीं जानती, तारा ने स्पष्ट किया और सामने वाली महिला से उसका परिचय कराया। साहब, हम तो हमेशा मांझी के पास अस्पताल में रहे, सामने बैठी मोटी सी महिला ने, जो फसकड़ा सा मार कर बैठी थी, बताया। क्या बताएं, बेचारी को इतना कष्ट था कि बस हमेशा लेटरिन के लिए पॉट लगा रहता था। कूल्हे पर छिल कर घाव से बन गए थे। इतने कष्ट से लेटरिन होता था कि क्या बताएं। ऐसा चीखती थी कि बस। लेटरिन की ऐसी बदबू आती थी कि कमरे में ठहरा नहीं जाता था। अच्छा, इतना कष्ट था? अंतिम समय में कुछ कहा? कौन था पास? उसने पूछा। कुछ नहीं कहा, तारा ने बताया। वे तो बेहोशी में ही चली गईं। पिताजी उनके पास हमेशा रहते थे, पर 2 दिन पहले उन्होंने उन्हें भी भगा दिया। तुम जाओ, तुम जाओ। होश में आते ही उन्हें देखकर चीखती थीं। वे नहीं चाहती थीं कि अंतिम समय का दृश्य वे देखें। सारी उम्र दोनों में इतना प्यार रहा ना, इसलिए। और हम लोग तो घर थे, समय पर ही जा पाते थे, तारा बता रही थी। तभी तारा की छोटी देवरानी आकर बैठ गई और उसे नमस्ते किया। आप कब आईं? उसने पूछा। दोनों देवरानियां आ गई हैं, बस अभी 2 घंटे पहले ही ये लोग आए हैं, तारा ने बताया। टेलीफोन किया होगा? नहीं, शक तो सबको हो गया था। 3 दिन पहले ही तो देवर देख कर गए थे ना, इस कारण स्थित समझकर ये लोग खुद ही आ गए। पहुँचे तो ये खबर मिली। कितना अच्छा रहा ना कि आज पहुँच गए, कल पहुँचते तो कुछ हाथ नहीं पड़ता। चलो अच्छा है, सब बेटे पहुँच गए। और सब जगह तो टेलीफोन से सूचना भेज दी होगी ना? नहीं, अभी टेलीफोन नहीं किया है। अब टेलीफोन करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई पहुँच तो पाएगा नहीं। अब सबको 13वीं पर ही बुलाएंगे, तारा ने बताया। उसने आश्चर्य से तारा के मुंह को देखा। तारा के चेहरे पर दूर दूर तक सास के मरने के दुख का कोई चिन्ह नहीं था। बेटे आ गए, बस रिश्तेदारों को इसलिए सूचना नहीं दी कि 13वीं तक सब डटे रहते। भीतर के कमरे से पाठ की आवाज़ आने लगी थी। अगरबत्ती धूप की सुगंध इधर भी आने लगी। ब्राह्मण लोग आ गए थे। पाठ बैठक वाले कमरे में ही हो रहा था। बैठक का सारा सामान उठा दिया गया था। जिस कमरे में वो लोग बैठे थे, ये तारा का कमरा था। इस कमरे का सामान भी उठा दिया गया था। दीवार की खूंटी पर तारा की नाइटी टंगी थी। मुझसे बस यही कहती थी कि तुम्हारे लिए भी मुझे कुछ करना है, तारा ने कहा। अच्छा, क्या करने के लिए कहती थी? यही, किसी बच्चे को गोद लेने की बात कहती थी। अब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि बड़े लड़के को बच्चा नहीं होगा, वरना मेरी और मांझी की लड़ाई इसी बात पर तो रहती थी। वे मुझसे इसी बात को लेकर चिढ़ी रहती थी। हमेशा यही कहती थी कि मेरे बड़े लड़के के यहाँ बच्चा नहीं है। इनकी दूसरी शादी के लिए भी वो जोर देती थी। पर अब जैसे उन्होंने सब स्वीकार कर लिया था। मरने के कुछ दिन पहले इन्हें बुलाकर बोली कि कोई बच्चा ले लेना, तारा ने बताया। उसके चेहरे से लगा जैसे सास के मरने से उसे काफ़ी राहत सी मिली है। वो भीतर से काफ़ी हल्का सा महसूस कर रही है। इस कारण भी वो सब बता रही थी। मांझी को तैयार कर दिया? उसने पूछा। हाँ, नहलाकर कपड़े पहना दिए हैं। उनकी इच्छा लाल बनारसी साड़ी पहनने की थी, पिताजी से कह रखा था, पर अब उनकी बनारसी साड़ी तो यहाँ है नहीं। फिर भी जो सबसे अच्छी थी वो पहना दी है। महावर, सिंदूर, हरी चूड़ियाँ सब हो गया। मुंह में सोना भी रख दिया है। सब तैयारियाँ हो गई हैं, बस अब थोड़ी देर में ले जाएंगे, तारा ने बताया। तैयार किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया, मुझे तो कोई अनुभव नहीं है। मांझी की ही पहली मौत देखी है। पिताजी ने देखा? हाँ, जब तैयार कर दिया तो उन्होंने देखा। देखकर खुश हुए और बोले, वेरी गुड, अच्छा सजाया है। फिर मुझसे बोले, इत्र लगाया बहू? हम लोग इत्र लगाना भूल गए थे, मेरे पास तो था भी नहीं। जल्दी से फिर इन्होंने ही अपने पास का इत्र लाकर दिया और इत्र लगाया गया।
उन्हें इत्र का बहुत शौक था ना, तारा ने बताया। वो कल्पना करने लगी पिताजी के बारे में। उन बूढ़ी आंखों ने ब्याह कर आई सजी दुल्हन देखी होगी, फिर जीवन में उन्होंने उन्हें कई रूपों में देखा होगा। आज फिर दुल्हन की वेशभूषा में जाते देख रहे हैं, कैसा लगा होगा। मन के दर्द को छिपाने के लिए ही उन्होंने इत्र की बात कहकर गंभीर वातावरण को हल्का किया है। वास्तव में जो आदमी बड़ा हो जाता है उम्र में, वो अपने को छोटों के सामने छोटा नहीं होने देना चाहता। आदमी भी कितना विचित्र होता है। जब विपत्ति नहीं आती तो विपत्ति की आशंका से भयभीत रहता है, और जब आती है तो कितनी सहजता से सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेता है। कितनी जल्दी अपने को उस वातावरण के लायक बना लेता है, तैयार कर लेता है। तभी तो किसी ने कहा है, विपत्ति आती है तो सहने की शक्ति भी आ जाती है। सामने बरामदे में भीड़ बढ़ रही थी। बातों की आवाज़ इतनी तेज हो गई कि भीतर हो रहे पाठ की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। हमेशा बड़े ठसके से रही हमारी सास, और अब भरे पूरे घर से जा रही हैं, तारा ने कहा। बेटा, अब जब भी घर में शुभ काम हो तो सास के नाम से पहले सिंदूर और चूड़ियाँ दान कर देना या मंदिर में चढ़ा देना, फिर काम काज शुरू करना, अम्मा जी ने तारा को सलाह दी। अच्छा, तारा ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, सुहागन गई हैं ना, फिर तुम्हारे घर में सबसे बड़ी थी, सास थी। उनकी आत्मा समझेगी कि तुमने मरने के बाद भी उनके बड़प्पन के महत्व को समझा, उनका मान रखा, फिर कभी वो तुमको परेशान नहीं करेंगी। अच्छा अच्छा, तारा ने हैरानी से ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाया। मौत का घर, लोग आपस में मौत की चर्चा कर रहे थे। कितना विचित्र है, मौत से सब आतंकित रहते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, फिर उसे भूल भी जाते हैं और दुनियादारी के कामों में लग जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी तरह से चर्चा कर रहे थे। तारा उठकर किसी काम से भीतर गई। बिटिया, अम्मा ने उसे बताया, आदमी को जितना भोगना होता है वो संसार में ही भोगता है। कोई कोई तो मरने के बाद भी भोगते हैं। एक बार शमशान से एक आदमी गुजर रहा था। उसने देखा किसी का सिर पड़ा था, सारा शरीर जल गया था पर सिर बिना जले रह गया था। शायद बेचारा कोई लावारिस रहा होगा, तभी लोग अग्नि देकर चले गए थे। सोचा होगा इतनी आग है, लाश जल ही जाएगी। वो गुजरने वाला व्यक्ति ज्योतिष विद्या का ज्ञानी था। वो ठहरा और उसका सिर ध्यान से देखने लगा। उसने उसके माथे की रेखा देखी, पढ़ी तो उसे लगा कि वहाँ लिखा है अभी इसे कुछ भोगना है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अब क्या बचा है? सारा शरीर तो उसका जल गया है, केवल खोपड़ी ही बची है। सिर्फ इस खोपड़ी से वो क्या भोग सकता है? पर वो ज्योतिष का ज्ञानी था, इस कारण उसने सोचा, देखें मैंने जो इसका ज्योतिष पढ़ा है वो सत्य निकलता है या असत्य। और वो अपने तौलिए में खोपड़ी को लपेट कर घर ले आया। एक अलग कमरे में उसने उस पोटली को रख दिया और घर वालों को सचेत कर दिया कि भीतर कोई ना जाए। उस कमरे में कोई नहीं जाता था। एक दिन वो ज्योतिषी बाहर के किसी गांव में गया हुआ था। उसकी पत्नी के मन में उत्सुकता हुई कि देखे उस कमरे में क्या रखा है जो वो किसी को जाने नहीं देते। वो कमरे में गई और तौलिया खोलकर देखा तो एक सिर बंधा हुआ था। चेहरे से लग रहा था कि ये सिर स्त्री का होना चाहिए। उसके तन बदन में आग लग गई, तो इसलिए उसका पति उससे छिपाता था। उसने आओ न देखा ताओ चप्पल उठाई और तड़ातड़ मारनी शुरू कर दी। इतने में उसका पति लौट आया। कमरे में घुसते ही उसने जो दृश्य देखा तो पत्नी का हाथ पकड़कर बोला, बस बस, यही उसके भाग्य में और बचा था। इस कारण उसका सिर जलने से बच गया था। मैं यही तो देखना चाहता था। उसने फिर उस खोपड़ी को लेकर शमशान में दोबारा अग्नि दी और जो भी उसके कार्य रह गए थे पूरे किए। तो बेटा, अपने भाग्य में जितना बदा है सब यहीं धरती पर भोग कर जाना होता है। कहानी सुनकर सभी औरतें हंस पड़ीं। तभी तारा भीतर से लौट आई। सबको हंसते देखकर वो चकित हुई और पूछने लगी, क्या बात हो गई जो सब मजा ले रहे हैं? हम भी तो कुछ सुने। आग्रह पर अम्मा ने अपनी कथा दोहराई। कथा सुनकर तारा मुंह में साड़ी का छोर दबाए हंसी। मौत का घर था पर लग नहीं रहा था। सारा वातावरण बड़ा सहज लग रहा था। अब तक उसने मौत के प्रत्येक घर में बड़ा कोहराम सा मचा देखा था, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वो भी सोच कर आई थी कि माहौल की नज़ाकत पर रोना पड़ेगा, इसके लिए वो तैयार होकर आई थी। पर यहाँ आकर उसे ज़रा भी रोना नहीं आया और ना ही उसे कोई अन्य रोता हुआ दिखाई दिया। जब वो यहाँ आई थी तो मन भारी था, पर यहाँ आकर मन हल्का हो गया। भीतर शायद ले जाने की व्यवस्था हो रही थी। चहल पहल बढ़ गई थी। औरतें सब घर जाने के लिए तारा से विदा लेने लगीं, तो वो भी उठी। अब औरतों का काम भी यहाँ क्या था? बेकार भीड़ बढ़ाने से फ़ायदा भी कुछ नहीं था।
तारा से विदा लेकर वो औरतों की टोली के साथ बाहर निकल गई। बाहर सड़क पर बस आकर खड़ी थी। बस में ये अड़ती जाने वाली थी क्योंकि नर्मदा का तट काफ़ी दूर था। औरतें गली के मोड़ पर छूट गईं। बस उसके साथ अम्मा रह गई थीं। दोनों गुमसुम सी चलने लगीं। कैसा लगा तुम्हें वहाँ? सहसा अम्मा ने उससे पूछा। कैसा लगा मतलब क्या? उसने जैसे अपने ही विचारों से जाग कर पूछा। लगना क्या था? मौत के घर में कोई अच्छा थोड़ी ही लगता है। वो बीमार नहीं होती तो बेचारी अभी और जीती। अच्छी हट्टी कट्टी महिला थी। हाँ, वो तो ठीक है, पर उसका भाग्य कैसा लगा? भाग्य? भाग्य तो बढ़िया था। जिस औरत के बेटे हों फिर सुहागन मरे तो भाग्य तो अच्छा ही हुआ ना। ना बेटा, अम्मा ने गहरी सांस ली। वो तो बेचारी अभागन निकली। भगवान उसे एक बेटा कम करके लड़की दे देता तो कम से कम एक लड़की तो होती जो माँ की मौत पर बिलक बिलक कर रोती। रोने वाला तो वहाँ कोई था ही नहीं। बेटे बड़े हो गए, उन्हें क्या परवाह, और बहुएं तो पराई होती ही हैं। उन्हें तो सास के मरने की खुशियाँ मनानी ही थी। पर बेटी होती तो माँ को याद कर कर के रोती तो सही। वो चौंक कर अम्मा का मुंह देखने लगी। साधारण सी दिखने वाली अम्मा ने कितनी ऊंची बात कही थी। सचमुच बेटी तो बस जीवन भर रोने के लिए ही होती है। माँ बाप के मरने के बाद भी लोग उसे सिर्फ रोने के लिए ही याद करते हैं, जैसे आंसुओं की जायदाद ही उसके नसीब में लिखी हो। अभी आप सुन रहे थे मेहरुन्निसा परवेज़ जी की लिखी हुई कहानी भाग्य। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करूँगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।